देखो, आज हम लोग 11th क्लास के अकाउंट शुरू करने वाले हैं और उसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हम लोग करेंगे। और इसमें हम पहले ना अकाउंट्स के, अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के बहुत सारे बेसिक रूल्स को समझेंगे। ठीक, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो जो बच्चे, यानी आप अभी 11th में आए हो, आपको अकाउंट्स और अकाउंटेंसी का मतलब भी नहीं पता है और आपके लिए बिल्कुल ही फ्रेश सब्जेक्ट है, तो उसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझेंगे और उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे जो आपने पीछे सीखी है, उन्हीं का यूज करते हुए हम अकाउंटिंग और अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को समझने के लिए हम बुक कीपिंग को समझते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों क्या है, इनको हम समझते हैं। बुक कीपिंग का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन आप करते हैं विच इज इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, आप उनको रिकॉर्ड करते हो, उसको बुक कीपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गए, आपने मार्केट से कुछ सामान खरीदा, आपने पेंसिल खरीदी, आपने बुक्स खरीदी, आपने नोटबुक्स खरीदी और इनको आपने मान लो आपने पेन खरीदे, सपोज आपने पेन खरीदा 10 रुपए का, बुक्स खरीदी आपने 250 रुपए की, नोटबुक्स आपने खरीदी सपोज 75 रुपए की, तो आपने इसको रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया। इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन हमारी बुक कीपिंग की डेफिनेशन सिर्फ इतने से ही, छोटे से पॉइंट पे कवर नहीं हो जाती है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या हो गई कि आप पहले ये पहचानते हो कि ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेबल है कि नहीं है। रिकॉर्डेबल का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, इवेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो which can be converted into मनी वैल्यू और मनी टर्म्स। जिनको आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। और रिकॉर्ड कर लेने को मैं क्या बोलता हूँ, बुक कीपिंग बोलता हूँ। अब इसको अकाउंटिंग के सेंस में समझते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग यहीं से शुरू होती है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है अकाउंटिंग? इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है। और किसी भी प्रोसेस में क्या होते हैं, स्टेप होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उन्हीं स्टेप्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने यहाँ डेफिनेशन को समझेंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या काम करने वाले हैं, उन सब बातों को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहला आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाई करोगे आप? पहचानोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। और मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स। जिनको हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वही रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो ये हमने पहचान करनी है। अभी हम रिकॉर्डिंग की बात भी नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ हम पहचान की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। इसको ऐसे भी समझो, अकाउंटिंग जो है क्वांटिटिव आइटम को ही रिकॉर्ड करता है। क्वांटिटी का मतलब नंबर्स, जिनको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो जिनकी, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है ये। क्वालिटी को नहीं। तो अगर कोई भी वैल्यू
क्वालिटेटिव टर्म्स में है तो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आप मार्केट में गए, आपने एक एप्पल खरीदा, आपने उस एप्पल को खरीदने के बाद 10 रुपए पे किए, तो आपने कहा कि मैंने एक सेब, एक एप्पल 10 रुपीज का परचेज किया, तो यूनिट कितनी हो गई 1 और रुपी कितने हो गए 10। तो 1 यूनिट आपने 10 रुपीज में परचेज करी, ये क्वांटिटी थी, आपने रिकॉर्ड कर ली, इसको आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। पर वही सेब कितना मीठा है, ये उसकी क्वालिटी हो गई, उस एप्पल की वो क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी को आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कितना भी आप चाहो उसको एग्जैक्ट मनी टर्म्स में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसीलिए अकाउंटिंग क्वालिटेटिव आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करती है, ओनली क्वांटिटेटिव आइटम्स को रिकॉर्ड करती है। प्रॉपर है? तो पहला हमने पहचान करी, आइडेंटिफाई किया कि हम किस टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मेजरिंग। मेजर का मतलब ये हो गया मेजर करना, क्या फिर उसकी वैल्यू कितनी है, सिंपल मेजर, जो भी अमाउंट है, जो भी वैल्यू है उसको मेजर करना। देन अब हमने पहचान भी कर लिया, वैल्यू भी पता लगा ली कितनी है, तो अब क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी डेफिनेशन को दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। 3 बातें हो गई। इतना जो काम करता है ये बुक कीपिंग में भी होता है, इतना काम बुक कीपिंग के अंदर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट? हाँ भैया। अब आगे 4th स्टेप प्रोसेस है ना, तो 4th स्टेप क्या है, इसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग, एंड 5th समराइजिंग। इन दोनों को समझ लेते हैं, क्लासिफाई और समराइज का मतलब क्या है। क्लासिफाई का मतलब होता है कि हम अलग अलग कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। आप जब बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस के बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सपोज बिजनेस की रिपोर्ट थी, मंथली रिपोर्ट थी, कोई बिजनेस था, मान लो बिजनेस ए है, बिजनेस ए है, बिजनेस ए में एक मंथली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है। मंथली रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, कंपनी के खर्चों को बताया जा रहा है, खर्चे एक्सपेंडिचर्स को बताया जा रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं कहता हूं कि जी लो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है ना भैया 50,000 रुपए का है, आपके सामने मैंने रिपोर्ट रख दी और मैंने कहा ये लो जी सर रिपोर्ट है 50,000 का टोटल खर्चा हो रखा है 50,000। तो आप कहोगे, क्या पूछोगे आप मेरे से, सर वो तो ठीक है, क्लासिफाई करो, क्लासिफाई हाँ, करने को। हाँ कि भाई खर्चे 50,000 तो आपने बता दिए सर, लेकिन 50,000 खर्चे हुए कहाँ कहाँ है, ये तो बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा खर्चा कितना हो रहा है। मैंने कहा भाई कंपनी ने रेंट पे कर दिया, मैंने कहा कंपनी ने इंश्योरेंस पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, और भी कुछ खर्चे थे, मान लो फर्नीचर वगैरह परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर लिए, स्टॉक परचेज कर लिया, ये सारे क्या है कंपनी के खर्चे। तो कंपनी कह रही है कि देखो मैंने यहाँ यहाँ पेमेंट करी है तो ये मेरे खर्चे हैं, इसका टोटल ये रहा। तो वो रिपोर्ट जब मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंपनी के खर्चे 50,000 है और कुछ नहीं बताया, तो क्या ये रिपोर्ट को देख के आपको कुछ पता लग पा रहा है, नहीं पता लग पा रहा। इसीलिए आपने अपने खर्चों को और अपनी इनकम को, रेवेन्यू को आपने क्लासिफाई किया, यानी पैसा रिसीव करोगे और पैसा पे करोगे, मनी रिसीव करोगे पे करोगे, उनको आप बताओगे कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनका नेचर क्या है, ठीक, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप यहां बताओगे। समरी का मतलब, जैसे आप समरी का आपको मतलब पता ही है
इंग्लिश में भी हम अपनी स्टोरीज होती हैं उनकी समरी बनाते हैं, राइट। सेम हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स की भी, जो हमने इतनी सारी रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, इनकी भी समरी बनाते हैं। समरी इसलिए बनाते हैं बेटा कि बिजनेस में कोई छोटा मोटा बिजनेस भी अगर है तो एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन उसके अंदर होती है। सपोज एक किराने वाला शॉपकीपर है जो छोटे मोटे दाल चावल वगैरह बेचता है, मान लो किराना शॉपकीपर है, एक दिन में वो ही कितने सारा सामान बेचता है, कभी कुछ बेच रहा है कभी कुछ बेच रहा है। अगर वो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को अपने बिजनेस की बार बार देखेगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए समरी बनानी बहुत जरूरी है। अब समरी हम बनाते क्यों हैं, पर्पस क्या है समरी बनाने का, जिससे हम अपने बिजनेस की पोजीशन को बहुत ही कम समय में आराम से पहचान सके, देख सकें। तो समरी करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि अपने जितना भी खर्चा हमने किया है या जितना भी पैसा हमने कमाया है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, शो करें कि मुझे पीछे जाके अपनी ट्रांजैक्शन को देखना ही ना पड़े और इसी समरी को देख के मुझे मेरे बिजनेस के बारे में पता चल जाए कि मेरा बिजनेस की कंडीशन कैसी है। ठीक, समरी इसलिए जरूरी हो जाती है। अब समरी करने के बाद अगला स्टेप क्या है, सिक्स्थ, इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग कि भाई इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन यहां से मुझे समरी से मिली है इसका यूज करते हुए मैं कोई डिसीजन ड्राइव कर रहा हूं या किसी डिसीजन पे आ पा रहा हूं, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, यहां से कुछ समझ के कुछ इंफॉर्मेशन गैदर आउट करके मैं कोई डिसीजंस ले रहा हूं। लास्ट स्टेप है मेरा एंड। कम्युनिकेटिंग दीज इंफॉर्मेशन। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी देते हैं, हैंड ओवर करते हैं इनकी यूजर्स को। ठीक है, तो आपने देखा हमारी बुक कीपिंग तो रिकॉर्डिंग तक आ गई, क्लासिफाई तक आ गई, उसके बाद अकाउंटिंग में और भी स्टेप्स आ गए, समरी बनाना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स के पास, जिससे वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकें, बिजनेस के रिगार्डिंग एक डिसीजन ले सकें, बिजनेस में अगर कोई चीजें कुछ गलत हो रही हैं तो करेक्टिव मेजर्स उठा सकें, उसको ठीक कर सकें सही समय पे, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को पता लगा सकें, बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगा सकें। इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमें यही सब चीजें पता ही नहीं होंगी, बिजनेस ने खर्चे कितने किए, बिजनेस ने पैसा कमाया कितना, तो बिजनेस अपनी कंडीशंस, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को पता ही नहीं लगा पाएगा। और वे सारी चीजें कहाँ होती हैं, ये अकाउंटिंग के अंदर होती है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने थोड़ा सा पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो हमने डिस्कस किया वही डिफरेंस है। बाकी जो मेरे नोट्स है ना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें ये डिफरेंस डिटेल में मिलेंगे आपको, वहां से आप थ्योरी को रीड आउट कर सकते हैं। थ्योरी पे ना हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले ये डेफिनेशन इसलिए इतनी डिटेल में समझाई क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हो, बिल्कुल फ्रेश है आपके लिए, इसीलिए आपको एटलीस्ट डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। और जो ये अकाउंट्स, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर है। आज आपको लगेगा सर जी थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल के साथ हम थ्योरी को करेंगे। बस आज पहली क्लास ऐसी है जिसको मैं स्पेसिफिकली थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम थ्योरी स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को करेंगे। ठीक है, अब इसे कितना समझो। ओके, तो डेफिनेशन में हमने एकदम लास्ट में पढ़ा था कि
जो हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यूजर्स को समझते हैं कि यूजर्स का मतलब क्या है और यूजर्स कौन होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मेनली दो यूजर्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स और दूसरे होते हैं इंटरनल यूजर्स, जिनके साथ ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। जरूरत क्या है एक्सटर्नल यूजर्स को और इंटरनल यूजर्स को इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की? तो पहले हम इंटरनल को समझ लेते हैं, फिर एक्सटर्नल को समझेंगे। तो इंटरनल यूजर्स में सबसे पहला कौन है? वो है ऑनर्स। ऑनर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसके ऑनर। भाई देखो, ऑनर किसी भी बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है ना। बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है। हाँ भैया। तो पैसा लगा रहा है तो सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ बिजनेस में तो मुझे वहां से फायदा होगा भी कि नहीं होगा। ये देखो, ये सर जितने भी वर्ड्स आप फायदा, नुकसान, प्रॉफिट, ये सब आप अपनी जिंदगी में सुनते हुए आए हो। बस अब आप अपनी जिंदगी में पहली बार इसको पढ़ोगे किताब में। सुना तो आपने बहुत है, अब हम इसके ऊपर हाँ पढ़ाई भैया। पहली बार करेंगे। तो इसीलिए कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में जो अलग अलग, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। वो इसलिए क्योंकि आप रियल लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हो। आपने इनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना और पढ़ा जरूर होता है, बट उसकी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होती है आपको। तो यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म्स भी सीखेंगे, उनको करने का तरीका भी समझेंगे। सबसे पहला यूजर हमने बोला ऑनर, और ऑनर का सीधा सा लॉजिक ये है कि भाई अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो ये बिजनेस में पैसा लगाने से मुझे प्रॉफिट होगा, यानी मुझे फायदा होगा तभी तो पैसा लगाऊं। अगर मुझे फायदा नजर ही नहीं आएगा तो मैं पैसा क्यों लगाऊंगा बिजनेस में, या फर्दर पैसा क्यों लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा मैं पैसा। या मैं ये देखूंगा कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं क्या उतना मेरे को रिटर्न, यानी वापस रिटर्न आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये सारी बातें मैं देखूंगा। और ये सारी बातें हम कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। तो डायरेक्ट हमारे को पता चलता है कि सबसे पहला यूजर तो ऑनर ही है। ऑनर इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के ये डिसीजन ले पाता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिजनेस में, इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान। और अगर फायदा होगा तो कितना होगा, नुकसान होगा तो कितना होगा। ठीक है, चलो दूसरा, पहला हो गया। दूसरा मैनेजमेंट। भाई बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, सीईओ, एमडी, सीईओ, एमडी, ये सारे लोग होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनर बिजनेस को रन करे, राइट। मैनेजमेंट का मतलब हो हाँ गया भैया। बिजनेस को ऑपरेट करना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। जो मैनेजमेंट होता है ना, ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए, बिजनेस की एक्टिविटी प्रॉपरली होती रहे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं देखेगा तो बिजनेस से रिलेटेड वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा। बिजनेस हाँ ऑपरेशंस को भैया। वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और जब वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा तो बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा फिर तो भैया बिजनेस बंद हो जाएगा ना। डब्बा गोल, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। हाँ भैया। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो सीधा सा लॉजिक है, मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखता है और यहां से अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। थर्ड कौन है? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। अब ये एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स क्या है? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, किसी भी, देखो कोई भी एम्प्लॉय हुआ जो बिजनेस में नौकरी करने जा रहा है, या कोई वर्कर है बिजनेस में काम करने जा रहा है, तो
ये क्या देखते हैं भाई, इनको जो सैलरी है, बोनस है, ये टाइम टू टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये सैलरी बोनस बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या नहीं है। अगर बिजनेस की पोजीशन खराब है, मैं यहाँ जाकर नौकरी कर लूंगा, मुझे यहाँ टाइम पे सैलरी मिलेगी और बोनस तो भूल ही जाओ, मेरा पैसे कहीं ना अटक जाए। इसीलिए एम्प्लॉइज भी और जो वर्कर्स भी हैं वो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, जिससे उनको ये इंश्योर कर सकें कि भैया उनको जो सैलरी है, बोनस है, जो भी उनका प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, ग्रेचुटी है, जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से रख पाएगा। अगर नहीं अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है तो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को अच्छे से नहीं रख पाएगा। इसीलिए एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स भी देखते हैं कि वो अपने नौकरी, जो ये नौकरी कर रहे हैं, इसमें सैलरी और बोनस को प्रॉपर्ली मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। एक्सटर्नल यूज पे आते हैं, तो तीन हमारे हो गए, ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। इंटरनल यूजर्स, इसके बाद हमारे एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो उसको समझते हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स बेसिकली होते कौन है? क्रेडिटर वो पार्टी या वो पर्सन होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार पे, क्रेडिट पे सामान परचेज किया होता है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, यानी जो हमसे पैसे लेने आएंगे। ओके, हिंदी में याद नहीं आ रहा है, याद नहीं रख पाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको इंग्लिश में क्रेडिटर ही याद रखना है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने क्रेडिट पे, उधार पे सामान परचेज किया हो। ओके, मटेरियल परचेज किया हो क्रेडिट पे, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। यूजुअली क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पीछे से सामान खरीद लेते हैं, मटेरियल खरीद लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं मटेरियल खरीद लेते हैं और पेमेंट फिर लेटर ऑन डेट पे बाद में करते रहते हैं। ओके, तो ऐसे जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, इनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिनसे हम क्रेडिटर सामान परचेज कर लेते हैं। अब कोई भी क्रेडिटर जो है वो हमारी फाइनेंशियल बुक्स यानी हमारे बिजनेस की बुक्स को क्यों देखना चाहेगा? वो इसलिए देखना चाहेगा कि भाई जिसको मैं उधार पे सामान बेच रहा हूं, क्या ये पैसा पे करने लायक है भी कि नहीं। पता लगे मैं इसको उधार सामान पे बेच दूं, है ना, और वो इस लायक ही ना हो कि वो मेरे को पैसा पे कर सके, उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है और मैं उसको उधार पे सामान बेच दूं। अगर आपको ये बात पता होगी कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस जो कि लॉस में जा रहा है, क्या आप उसे लोन दोगे? क्या आप उसे उधार पे सामान बेचोगे? बिल्कुल नहीं बेचोगे। आप उससे ये कहोगे, अरे यार तू तो ऑलरेडी डूब रहा है, मेरा पैसा भी लेकर डूब जाएगा, तो मैं तो तुझे सामान नहीं बेचूंगा भाई, कैश में लेना तो कैश में ले ले, है ना। इसीलिए क्रेडिटर्स बिजनेस की बुक्स वगैरह देखते हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। क्यों डील? इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि उनका पैसा जहां जा रहा है, सामान जा रहा है, क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं, कहीं डूब तो नहीं जाएगा पैसा मेरा। चलो, सेकंड, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस सेम वही लॉजिक है बिल्कुल। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? बिजनेस को लोन देते हैं। क्या देते हैं? लोन। कई बार बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बैंक वगैरह से लोन ले लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। उनके पास खुद के पास पैसा नहीं होता, ऑनर्स के पास, तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस जाता है बैंक के पास, बैंक से लोन ले लेता है। तो जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी क्या करते हैं? ये भी बिजनेस की बुक्स को देखते हैं। लोन देने से पहले ये चेक करते हैं कि इस फर्म के पास क्या पैसा देने लायक क्षमता है,
कैपेबिलिटी है कि पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिजनेस की असेट्स को देखते हैं, बिजनेस की पोजीशन देखेंगे कि प्रॉफिट में है कि नहीं है। पता लगे लॉस में जा रहा है, इसको मैं और लोन दे दूं, मेरा पैसा डूब जाए। तो क्रेडिटर और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो काइंड ऑफ यूसेज है वो सिमिलर है। क्रेडिटर सामान बेचने से पहले, मटेरियल बेचने से पहले ये देखता है कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी है कि नहीं, कि मेरे को मेरे जो सामान बेचा है उसका पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सिमिलरली बैंक लोन प्रोवाइड करने, बैंक या इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करने से पहले ये देखते हैं कि जो लोन हम इसको दे रहे हैं क्या ये वापस कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। और इसी के साथ मेरे आ जाते हैं थर्ड, इन्वेस्टर्स। ठीक, इन्वेस्टर्स। अब ये भी वही सेम पार्टी है। ये इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो किसी फर्म में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग बड़े बैठे पैसा खेलते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगा रहे हैं ना, इन्वेस्टर्स से वो भी। अब लेकिन वो भी क्या चेक करते हैं, बिजनेस की पोजीशन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, उन्हीं वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू चेक करेंगे कि बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें पैसा लगा देंगे, उसके शेयर खरीद लेंगे। बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके अगर शेयर उनके पास होते हैं तो फटाफट बेच देते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर्स है या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाने से पहले बिजनेस की पोजीशन को चेक करते हैं। और बिजनेस की पोजीशन को चेक कैसे करते हैं, अकाउंटिंग के स्टेट्स देखते हैं। यस, बिल्कुल सही। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे हैं। कस्टमर हो गई, कस्टमर हुए, एक्सटर्नल बहुत सारे हैं। कस्टमर, वही सेम एक्सप्लेनेशन कि कुछ भी खरीदने से पहले या लगाने से पहले वो देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी है कि नहीं। गवर्नमेंट, इसको समझ लो, गवर्नमेंट क्यों देख रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की। प्रोजेक्ट देने के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट देना होगा तो पता रहना चाहिए कि काम टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं, ये भी वैलिड एक्सप्लेनेशन है। एक और इसका यहाँ पे रीजन हो सकता है, और वो है टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर किसी से, चाहे वो इंडिविजुअल हो यानी आप हो मैं हूं, चाहे कंपनी हो, फर्म हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट सबसे टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट टैक्स किस पे लेती है, उनकी इनकम पे, प्रॉफिट पे। आपने पैसा कमाया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो भैया टैक्स दे दो। और अपना प्रॉफिट या बिजनेस पोजीशन आप कहां दिखाते हो, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिखाते हो। तो गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेगा टू अ सर्टेन टैक्स लायबिलिटी, कि भैया आपको टैक्स पे कितना करना है ना। गवर्नमेंट ये भी चेक कर लेगा। बस इतना बहुत है। बाकी जो एक आध दो रह गए हैं वो अपना नोट्स में मिल जाएंगे। पब्लिक है, एक रिसर्चर्स हैं, वो नोट्स में सबकी सेम, ऑलमोस्ट सेम एक्सप्लेनेशन है। आप वहां पे देख लेंगे इस चीज को हम। ओके, ठीक है भैया। तो आज के लिए अभी इतना ही कंक्लूड करते हैं। बाकी की जो चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थ्योरी भैया जैसे ये